हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट वाइज। सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस क्लास को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी सारे ट्यूटोरियल्स हैं उनको जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर के बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर रन करता है। कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर के जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को हम बोलते हैं आउटपुट। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर सिस्टम का वो ये दे रखा है। अभी आगे और भी हम देखेंगे। तो यूज़र ने क्या करा, सिंपल एक इनपुट दिया, जैसे टाइप करा या कुछ क्लिक करा, है ना। तो वो एक इनपुट है, इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है सीपीयू में और हमें आउटपुट दिखाता है ना। आउटपुट मीन्स या तो स्पीकर के थ्रू आउटपुट आएगा या फिर हमारा जो मॉनिटर होता है उसके थ्रू आउटपुट आएगा। ओके, तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर जो है वो स्मूथली चलता है। सो कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं वो हम देखेंगे क्या क्या हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़। तो कंप्यूटर की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, वर्सेटैलिटी, डिलीजेंस, नो आईक्यू, रिलायबल एंड स्पीड। इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो स्पीड, तो कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट डिवाइस होता है। कुछ भी जो वर्क है जो हम ह्यूमंस अगर मैन्युअली करें तो उसमें टाइम लगेगा, बट कंप्यूटर उस वर्क को बहुत स्पीड से करता है। कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत फास्टर सॉल्व कर देता है। जैसे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या कुछ भी हमें आंसर चाहिए हो तो वो कंप्यूटर बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता है उसे, है ना। और बहुत ही सेकंड्स में रिजल्ट देता है, मिली सेकंड्स में रिजल्ट दे देता है। और कंप्यूटर की एक और ख़ासियत ये है कि कंप्यूटर बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ही बार में और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकता है। डेटा स्टोरेज, ये भी कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है ना, वो भी बहुत लंबे समय तक। ये डिपेंड करता है कि जो डिवाइस हमने लिया है या जो हार्ड ड्राइव है या जो एसएसडी है ना, वो किस क्वालिटी की है। अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है तो ज़्यादा टाइम तक जो है वो डेटा स्टोर रह सकता है। क्लियर? तो डेटा जो है वो कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज में हम सेव कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंटरनल हार्ड डिस्क होती है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो तो सीपीयू के अंदर फिक्स रहती है, लेकिन जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो एक्सटर्नली हम पेन ड्राइव की तरह निकाल भी सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है जो इंटरनल डिवाइस है उसे हम हार्ड डिस्क है ना, उसे हम बोलेंगे हार्ड डिस्क। जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है उसे हम बोल सकते हैं पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। क्लियर? एक्यूरेसी, ये कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कंप्यूटर हमको रिलायबल रिजल्ट देता है, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा देता है ना। बिल्कुल ऐसा जो डेटा देता है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वो भी कंप्यूटेशनल स्पीड बहुत हाई होती है, ये आप जानते हैं। कंप्यूटर का जो अगर इनपुट अगर रॉन्ग होगा तो वो तभी होगा जब कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो रॉन्ग तभी होगा जब यूज़र ने इनपुट रॉन्ग दिया हो। क्लियर? तो अगर इनपुट मतलब इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही दिए तो आउटपुट भी बिल्कुल सही जनरेट होगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट आउटपुट जनरेट होगा। क्लियर? तो कंप्यूटर कभी भी हमें गलत रिजल्ट या इनएक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। अगर इनएक्यूरेट रिजल्ट दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमने इनपुट करा था वो एररनेस था, मतलब फॉल्टी था या गलत था जो इनपुट करा था हमने डेटा। लेकिन हमको सही डेटा इनपुट करना है तो सही आउटपुट आएगा। वर्सेटैलिटी का मीन्स होता है कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स को परफॉर्म कर सकता है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली। क्लियर? वर्सेटाइल, हम ह्यूमंस को भी वर्सेटाइल बोलते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो बहुत सारे अलग अलग टास्क कर सकता है, जैसे ही स्टडी वेल, ही कैन डांस वेल, है ना, ही कैन स्पीक वेल, देन वी कैन से दैट ही इज़ अ वर्सेटाइल पर्सन। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का दैट इज डिलीजेंस। तो कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, ये आप जानते हैं। जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहेगी तब तक कंप्यूटर वर्क कर सकता है।
ह्यूमंस थक सकते हैं, ठीक है। जब ह्यूमन कोई भी रेगुलरली वर्क करता है तो ही कैन गेट टायर्ड और शी कैन गेट टायर्ड, बट कंप्यूटर गेट नेवर टायर्ड, ओके। के बाद ये है कि कंप्यूटर कोई भी टास्क कंटिन्यूसली परफॉर्म कर सकता है, एक ही टास्क को कंटिन्यूसली परफॉर्म कर सकता है, बेशक जो है उसको वही टास्क करवाया जा रहा है, लेकिन अगर ह्यूमन अगर वही टास्क करे तो वो थक भी सकता है, ठीक है। नो आईक्यू, नो आईक्यू का मतलब होता है नो इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है। मतलब कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है ना। कंप्यूटर वर्क करता है हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर, कंप्यूटर वर्क करता है हम ह्यूमंस के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस वो हम देते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्लियर। रिलायबल, कंप्यूटर रिलायबल है, रिलायबल मशीन है, ओके। हम जो भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही आउटपुट देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी की, ठीक है। मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर रहता है वो कहाँ रहता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है ना। और मेमोरी कहाँ होती है, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस को हम मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी को यूज़ किया जाता है या स्टोरेज डिवाइस को यूज़ किया जाता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। यूज़र की जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, और आज के टाइम में जो कंप्यूटर इंडस्ट्री जिस तरीके से एडवांस होती जा रही है उसके अकॉर्डिंग जो मेमोरीज़ हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, है ना। जो कि क्या कर सकते हैं, डेटा को बहुत स्पीड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब पहले के टाइम में जो मान लो मेमोरी कार्ड्स आते थे या जो हार्ड डिस्क आती थी उनमें अगर हमको 1 GB की फ़ाइल कॉपी करनी थी हो तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन अब इस तरीके की मेमोरी कार्ड्स हैं या जो इस तरीके के हार्ड डिस्क आते हैं जिनमें 1 GB की जो फाइल है बहुत जल्दी कॉपी हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी उनमें राइट हो जाती है, क्लियर। तो कंप्यूटर जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ओके। कंप्यूटर दैट यू नो, कंप्यूटर का जो नेचर है वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोरेज है वो 2 तरीके से हो सकता है। टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकते हैं या फिर हम परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब टेम्पररी डेटा का मतलब क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज का मतलब होता है कि जब भी हम डेटा को एग्जीक्यूट करें तभी वो डेटा रहता है। मतलब जैसे कोई फाइल हम रन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं तो उस सिचुएशन में ही वो डेटा जो होता है वो स्टोर किया जाता है, अदरवाइज डेटा नहीं रहता। तो अभी टेम्पररी और परमानेंटली स्टोरेज के बारे में अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। इनके डिवाइसेस के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आपने क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर रखा है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ओके। परमानेंट स्टोरेज जो है वो हमको ज़रूरत होती है जब भी हमें कोई डेटा परमानेंटली स्टोर करना हो। जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है वो हमारी क्या है, परमानेंट स्टोरेज है, उसके अंदर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम दिख रहा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे डेटा यूज़र ने इनपुट करा, इनपुट यूनिट्स ये हैं जैसे कि कीबोर्ड हो या फिर हमारा माउस हो गया या फिर जो हमारा माइक्रोफोन हो गया, दीज आर इनपुट यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज यूनिट है, ये स्टोरेज यूनिट में आपको दिख रहा है प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मीन्स टेम्पररी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स परमानेंट स्टोरेज। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू है हमारा, ठीक है। सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो देखो डेटा यूज़र ने इनपुट करा, इनपुट करके स्टोर हुआ डेटा, स्टोर होने के बाद सीपीयू में गया, सीपीयू में जो डेटा है वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होकर डेटा वापस स्टोरेज में वापस आता है, ठीक है। फिर स्टोरेज से जाता है आउटपुट यूनिट्स में। आउटपुट यूनिट्स मतलब या तो हमारे स्पीकर या फिर हमारा प्रिंटर, है ना, या फिर मॉनिटर, ठीक है। तो दीज आर दी आउटपुट यूनिट्स। तो ये आपको डेटा फ्लो जो है कि डेटा कैसे कैसे जाता है इनपुट यूनिट से स्टोरेज, स्टोरेज से सीपीयू, सीपीयू से प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होकर वापस स्टोरेज, स्टोरेज से वापस आउटपुट यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट लेता है। कंप्यूटर डेटा जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, है ना, आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब हम यूज़र्स थे। और कंप्यूटर उस डेटा को कन्वर्ट कर देता है
किसमें? कंप्यूटर के द्वारा जिस इंफॉर्मेशन को समझा जाना है जिस फॉर्म में, वो फॉर्म को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो जो डेटा हमने एंटर करा है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनली इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमें इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। वो सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को, उस डेटा को कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ठीक है, चेंज कर देते हैं उस डेटा को, ठीक है, बाइनरी फॉर्म जैसे हम बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। और वो जो कन्वर्टेड डेटा है वो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, मतलब सीपीयू को प्रोवाइड करा जाता है। और आपको पता है डेटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट हमको शो कर दिया जाता है। क्लियर? तो ज़्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं, दीज आर माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, कैमरा, दीज आर दी इनपुट डिवाइसेस जिसके द्वारा हम इनपुट लेते हैं और यूज़र को यूज़र के द्वारा इनपुट किया जाता है एंड जो कंप्यूटर है उसे डेटा भेजा जाता है प्रोसेस के लिए। क्लियर? तो इतना आपको क्लियर है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, डेटा का फ्लो कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, अच्छे से छप जाना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस के बाद मैंने बताया था ना आईपीओ होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है एंड आउटपुट होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स सीपीयू। तो सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, सो यू विल आंसर अ सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना, कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। अब सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो हार्ट है, मतलब अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में क्या होता है कि ब्लड पंप होता है ना, ऐसे ही जो कंप्यूटर का जो हार्ट है वो सीपीयू है। अब सीपीयू आप लोग समझते होंगे कि जो बॉक्स होता है दैट इज सीपीयू, है ना, वो सीपीयू है, हम ये ज़्यादातर ये मानते हैं। लेकिन सीपीयू असल में मदरबोर्ड जो होता है ना, मदरबोर्ड में एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ द सीपीयू, गॉट इट। और उसी प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा जाता है। क्लियर? और जो प्रॉपर जो ब्रेन है वो हम बोलेंगे सीपीयू को। क्लियर? जो प्रॉपर ब्रेन है उसे हम बोलेंगे सीपीयू को। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आई थिंक आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिर ये 3 मेन पार्ट्स हैं, सीयू, एएलयू एंड मेन मेमोरी यूनिट। मेन मेमोरी यूनिट को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो फिक्स्ड होता है हमारे मदरबोर्ड में, आप जानते हैं, है ना, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, जो डेटा यूज़र के द्वारा इनपुट करा जाता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस हमको जो प्रोसेस्ड डेटा है जो कि अब इंफॉर्मेशन में बदल चुका है वो शो करते हैं, ठीक है, जिसको हम आउटपुट भी बोलते हैं या हम उसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमको शो करा जाता है आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। तो जो पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस हैं ज़्यादातर वो मॉनिटर या फिर प्रिंटर हैं। तो मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को हमें आउटपुट की फॉर्म में शो करता है, सॉफ्ट कंटेंट, है ना। सॉफ्ट कंटेंट मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना सॉफ्ट कॉपी, है ना। तो जो कोई डॉक्यूमेंट अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर है देन इट इज़ अ सॉफ्ट कॉपी, लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट प्रिंट करके पेपर में हमारे पास होता है तो हम उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। तो मॉनिटर हमको जो डेटा है वो सॉफ्ट कंटेंट के फॉर्म में शो करता है। तो अब जो प्रिंटर है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट शो करता है जो भी हमने प्रिंट करने के लिए दिया है पेपर पर। अब मान लो यूज़र को जो है वो कोई भी रिकॉर्ड रखना चाहता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, जो भी कंप्यूटराइज कंटेंट है जो कंप्यूटर के अंदर सेव है उसका वो रिकॉर्ड करना चाहता है, ठीक है, तो वो उसको प्रिंट कर सकता है, ठीक है, या फिर वो उस कंप्यूटर में ही उसे सेव रख सकता है। क्लियर? नाउ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो आज के टाइम में आप जानते हो कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है। डेटा को फास्टली प्रोसेस करने के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा को एक्सेस करवाने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इंस्टेंटली कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, लोगों के साथ इंटरनेट के थ्रू
तो बहुत सारे टास्क हैं, आप जानते हैं इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो कंप्यूटर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है वो मेजर एलिमेंट्स हैं, मेमोरी यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। तो जो डायग्राम है ऑलरेडी ऐसा डायग्राम हम देख चुके हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डायग्राम लर्न कर सकते हो, ठीक है। या तो ये वाला कर लो या वो वाला, आई थिंक वो वाला डायग्राम ज़्यादा सही था, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि इनपुट यूनिट जो है वो हमने यहाँ पे है, डेटा जो है वो यूज़र ने इनपुट करा, उसके बाद डेटा कहाँ जाता है, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होने के बाद CPU में ट्रांसमिट होता है, CPU में ट्रांसमिट होने के बाद वापस स्टोरेज डिवाइसेस में आता है और स्टोरेज डिवाइस से आउटपुट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइए कि इसमें कैसा दे रखा है, देखो इनपुट दिया, अब इसमें मेमोरी यूनिट जो दे रखी है वो CPU के अंदर ही दे रखी है ना। तो मेमोरी यूनिट में जाएगा, वहाँ पर सेव हो जाएगा, सेव होकर CPU में मतलब कंट्रोल यूनिट में गया, ALU में हुआ, प्रोसेस हुआ, फिर वापस मेमोरी में आया, फिर वापस आउटपुट में गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क तो एक्सटर्नली हम कुछ डेटा को जो सेव रखना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो डेटा तो रैम के अंदर होता है ना, वो डेटा तो रैम के अंदर होता है, CPU के अंदर होता है। हार्ड डिस्क तो अलग ही चीज़ है, इसका आइडिया आपको लग चुका है ना। देखो प्रीवियस डायग्राम में एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो प्रीवियस डायग्राम में जो था वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज अलग अलग शो करी गई थी, तो कोई भी डायग्राम आप याद कर सकते हो, है ना। दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सही हैं। मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी को हम स्टोरेज मीडियम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, जहां पर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा जाता है। हम मेमोरी को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ओके। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप की मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्पररी स्टोर रहता है। इस टाइप की मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्पररी स्टोर रहता है, ओके। तो जो प्रोग्राम और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं प्राइमरी मेमोरी में। क्लियर है इतना? प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन प्राइमरी मेमोरी। हमने मान लो कंप्यूटर ऑन करा, है ना, और ऑन कर रहे हैं, तो अब जो वर्किंग चल रही है कंप्यूटर की, तो वो सॉफ्टवेयर ही तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं मशीन के अंदर। तो वो सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपको पता है कि उनका डेटा स्टोर हो रहा होगा, है ना। तो वो स्टोर कहाँ होता है? वो स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम और रोम। क्लियर? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो डेटा होता है उनको स्टोर कर लेती है। और जैसे कि रैम के बारे में हम बात करें तो मोबाइल में रैम होती है, कंप्यूटर में रैम होती है 4 GB 8 GB। आज के टाइम में तो ज़्यादातर सभी 8 GB जो रैम है वो रखते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो अच्छे से चल सकें और विदाउट हैंग हुए कंप्यूटर फास्ट से सबको हमको सारा काम करके दे सकें, ठीक है। जो रोम होती है वो क्या होती हैं? छोटी छोटी चिप्स होती हैं, है ना। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में CMOS करके एक रोम होती है, ठीक है, BIOS करके एक रोम होती है, ये अलग अलग रोम्स होती हैं। CMOS रोम में कंप्यूटर का टाइम काउंट होता रहता है, तब भी जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं ना, फिर जब हम काफ़ी टाइम बाद ऑन करते हैं तो टाइम बिल्कुल सही दिखाता है, तो वो CMOS के अकॉर्डिंग दिखाता है, ठीक है। अगर मान लो टाइम गलत हो जाता है ना बार बार ऑन करने पर, तो ये समझ लो CMOS ख़राब है। अब BIOS वो चिप होती है जिसके अंदर जब हम न्यू कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए? हमने तो CPU का बटन दबा दिया, लेकिन तब क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए? वो इंस्ट्रक्शन सेव रहते हैं BIOS के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या होती है? रोम होती है। इनके डेटा को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। हालांकि ये रोम यानी कि टेम्पररी पीरियड वाले कैटेगरी में है, लेकिन इनके डेटा को डिलीट नहीं किया जाता। इनका जो डेटा होता है रीड ओनली मेमोरी का, वो परमानेंटली सेव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोम, आई मीन रैम। तो रैम के बारे में आप जानते हो, कंप्यूटर जब तक ऑन रहता है तब तक रैम का जो डेटा होता है वो रहता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किया तो रैम बिल्कुल एम्प्टी हो जाती है। क्लियर? सेकेंडरी मेमोरी आपको पता चल गया कि लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी का डेटा हम
तभी डिलीट होता है जब यूज़र परमिशन दे, यानी कि जब हम डिलीट करते हैं तभी तो डिलीट होता है। नेक्स्ट इज ALU। तो ALU का मतलब है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ALU कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू सारे कंप्यूटर के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करवाए जाते हैं। ALU जो है वो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक तरीके से हम बोल सकते हैं पार्ट होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ALU जो होता है दैट इज़ इन द प्रोसेसर, जैसे बोलते हैं ना i5 प्रोसेसर, इंटेल का i3 प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, ओके। तो ALU उसका पार्ट होता है, क्योंकि जितना भी एग्जीक्यूशन होता है वो ALU के अकॉर्डिंग ही तो होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से उन सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। मान लो अगर कोई ऐसा सिचुएशन होती है या कोई ऐसा सर्कमस्टेंस होता है जिसमें मान लो कोई डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा, तो कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है कि सारे डिवाइसेस को, है ना, रेडी रखना काम करवाने के लिए। समझ में आ गया? तो कंट्रोल यूनिट है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ऊपर भी ध्यान रखता है, ठीक है, कि ताकि टाइम टू टाइम बिल्कुल फास्ट एग्जीक्यूशन होता रहे। कंट्रोल यूनिट जहाँ तक है जो है वो कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर, मेमोरी और कंप्यूटर के पेरिफेरल्स। कंप्यूटर के पेरिफेरल मीन्स CPU के अलावा जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको हम कंप्यूटर के पेरिफेरल्स बोलते हैं। मतलब ये जो CPU होता है ना, बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा जितने भी अदर डिवाइसेस होते हैं दीज आर पेरिफेरल्स, है ना। लैपटॉप देखो, लैपटॉप, माउस, लैपटॉप एंड मोबाइल, ये तो अलग चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेस्कटॉप मशीन की, ठीक है। तो स्टोरेज यूनिट के बारे में आप जानते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर जहाँ पर डेटा को स्टोर रखा जाता है, सेव करा जाता है, उसे हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके की स्टोरेज यूनिट्स हैं। हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है वो मेन स्टोरेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, ताकि मतलब जो डेटा हो वो कंप्यूटर के अंदर सेफली रहे। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मतलब अब जैसे कई पर्सन होते हैं जिनको डेटा जो है पोर्टेबल रखना पड़ता है, तो मान लो 8 GB या 32 GB इन तरीके के मेमोरी कार्ड से काम नहीं चलता, तो वो 1 TB, है ना, 1 TB मतलब 1000 GB, है ना, इस तक के वो ले लेते हैं हार्ड ड्राइव्स एक्सटर्नली, जिसे हम पेन ड्राइव की तरह निकाल सकते हैं। रिमूवेबल हार्ड ड्राइव होता है वो, ठीक है। तो ये पोर्टेबली जब हमको कोई डेटा कैरी करना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि CPU तो उठाकर नहीं ले जा सकते, है ना। अब हम देखते हैं CD-ROM डिस्क। तो CD-ROM डिस्क होती है हमारी CDs, आप सभी जानते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ऑप्टिकल मतलब जो आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स, है ना। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मींस जो रेस के थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू डेटा को रीड और राइट करा जाता है ना। और CD-ROM ऐसी डिस्क होती है जो रीड ओनली होती हैं, ठीक है, जिनको हम मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते, जिनके डेटा को एक बार अगर राइट कर दिया तो। कई तरीके की CDs आती है मार्केट में, है ना, जैसे DVD राइटेबल, DVD रीराइटेबल, है ना, और DVD RW डिस्क, बहुत तरीके की हैं। नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी कुछ DVDs आती हैं, है ना, जिनके में हम डेटा राइट कर सकते हैं खाली। ऐसी कुछ DVDs आती हैं जिनमें हम डेटा राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की DVDs है। जो CD होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 800 MB तक की होती है, लेकिन जो DVD होती है वो होती है हमारी 4 GB तक की हो सकती है, 3 GB तक की हो सकती है ना। तो डिफरेंस बिटवीन जो ये है कि अलग अलग जो DVDs हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। मेनली यही है, DVDs ऐसी जिसमें हम रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ। और नॉर्मली जो हम DVD खरीदते हैं वो ऐसी DVD होती है जिसमें हमने एक बार अगर डेटा राइट कर दिया, है ना, एक बार अगर उसमें हमने कुछ डेटा राइट कर दिया, बर्न कर दिया उस DVD को, है ना, डेटा बर्निंग ही तो बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो उस DVD के जो डेटा है पुराना जो हमने बर्न किया है उसको हम इरेज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ऐसी कुछ DVD भी आती है रीराइटेबल, जिनको हम दोबारा से उसी डेटा को इरेज कर सकते हैं, फिर दूसरा कोई डेटा डाल सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है USB फ्लैश ड्राइव, जंप ड्राइव या थंब ड्राइव, या है ना,
जो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं यूएसबी पोर्ट के साथ यूज़ करी जाती हैं, या फिर हम इनको मेमोरी स्टिक भी बोलते हैं। ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का ऐसा टेंजिबल कंपोनेंट होता है ना। टेंजिबल मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमको इनपुट डेटा को स्टोर करना या रिजल्ट को शो करने के काम में आता है हार्डवेयर। तो पॉपुलर हार्डवेयर हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, केबल्स, एवरीथिंग दैट यू सी एज अ मशीन इज अ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है, ठीक है, जिससे कोई भी स्पेसिफिक टास्क को करवाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, कई सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट ही तो होता है। एक प्रोग्राम, आपने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी है मुझसे, आप जानते हो कि हम उनमें प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस ही तो होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र के द्वारा जो है वो नहीं देखा जा सकता, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर का वर्क कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ नहीं देख सकते, इंटरनल वर्किंग नहीं देख सकते। हम ये देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने वर्क हमको क्या करके दिया है, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, आउटपुट हम देख सकते हैं ना। तो कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑल द सॉफ्टवेयर रन ऑन हार्डवेयर पर ही सॉफ्टवेयर रन करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये वो डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में, जैसे कि कीबोर्ड। तो कीबोर्ड सबसे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के लिए। एक कीबोर्ड पर 104 बटन हो सकते हैं, 107 भी होते हैं, 120 भी होते हैं, बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ के कीबोर्ड आते हैं, ठीक है। इनको हम कीज़ भी बोल सकते हैं या बटन्स भी बोल सकते हैं। माउस, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो क्या है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, पॉइंट करना होता है हमें किसी चीज़ के ऊपर और क्लिक करना होता है जिस भी फंक्शन को हमें सेलेक्ट करना हो। तो माउस में क्या होता है, लाइट बीम होती है एक, ठीक है, जो लाइट बीम क्या करती है, माउस के नीचे की तरफ होती है और जो कि हम सरफेस पर मूव करते हैं तो लाइट बीम का जो मोशन है उसे डिटेक्ट किया जाता है और स्क्रीन पर शो कर लिया जाता है, ठीक है। स्कैनर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो पिक्चर्स, फोटोग्राफ, डायग्राम्स हैं उनको कंप्यूटर के अंदर स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। स्कैनर में क्या होता है, ये देखो जैसे कि ये दिख रहा है, इसको हम ऊपर करते हैं, यहाँ पर हम इमेज लिख सकते हैं और इमेज रखने के बाद वो जो इमेज होगी वो रीड हो जाएगी। क्लियर? रीड हो जाएगी मतलब कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। मॉनिटर, एज यू ऑलरेडी नो, मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। ये टीवी की तरह होता है, इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, कई बार इसको विजुअल भी बोल दिया जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। पिक्चर जो है वो डिस्प्ले करी जाती है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डॉट्स की फॉर्म में, जिसको हम पिक्सल्स बोलते हैं। जैसे कि आप कोई इमेज है, उस इमेज को हम बहुत ज़्यादा जूम करते हैं ना, तो हमको डॉट्स दिखेंगे, तो हमको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे जिनको हम पिक्सेल्स बोलते हैं। तो किसी भी इमेज में जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होते हैं वो इमेज उतनी ज़्यादा जूम हो सकती है और वो इमेज उतनी अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है। और कोई भी मॉनिटर जो है, ठीक है, वो कितने पिक्सेल्स की इमेज को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज कैन बी कॉल्ड एज द रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन। जो भी मॉनिटर का जो है वो रिजोल्यूशन होता है, वो होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पिक्सेल्स को सपोर्ट कर सकता है। प्रिंटर, ये एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम का। ये हमें आउटपुट रिजल्ट देता है, प्रिंटेड आउटपुट रिजल्ट देता है, जो भी हम मॉनिटर पर देख रहे हैं, ठीक है, वो शो होता है हमको एज ए प्रिंटेड फॉर्म। जो प्रिंटेड आउटपुट होता है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, मतलब जो भी प्रिंट हमने निकाला है इट्स कॉल्ड हार्ड कॉपी। नेक्स्ट डिवाइस इज प्लॉटर। सो प्लॉटर के थ्रू हम बड़ी बड़ी इमेजेस निकाल सकते हैं इसमें, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप बैनर्स लगे हुए देखते होंगे, तो उस तरीके के जो प्रिंट आउट्स होते हैं वो प्लॉटर के थ्रू निकालते हैं। प्लॉटर्स कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हम प्रिंट देंगे, ओके। प्लॉटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस ही है जो हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स हमको देता है। क्लियर? और ज़्यादातर ये प्रिंट आउट्स यानी कि प्लॉटर जो है वो कौन यूज़ करता है, इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स,
उनको ज़रूरत पड़ती है अपने मैप्स या चार्ट्स बनाने की, ठीक है, या फिर ये हम लोग यूज़ करवा सकते हैं किसी भी जैसे कंप्यूटर शॉप पर जाकर, जहाँ पर हमको बैनर्स निकलवाने हो, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट वाले। ओके, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स की वर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए डेडिकेट होते हैं, कंप्यूटर की मैनेजिंग के लिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ हो गई, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए बने हुए होते हैं। ओके, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मींस हार्डवेयर जितना भी है कंप्यूटर में और जितने भी अदर सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब किसके ऊपर वर्क करते हैं, किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिंक की तरह वर्क करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है, लिंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टाइप का जो है वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं एक स्पेसिफिक टास्क या कुछ बंच ऑफ टास्क को करवाने के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, है ना। ऑपरेटिंग और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़र डिज़ाइंड होते हैं, मतलब कि एक यूज़र की स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पर होते हैं और हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र डिज़ाइंड मीन्स हम अपना जो है कुछ ऑर्डर देकर बनवा सकते हैं, है ना, जैसे कि ऑफिसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं वैसे। एग्जाम्पल हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया, या फिर कोई गेम हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आ जाते हैं। क्लियर। और कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, तो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी कि जो मेन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर वर्क करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग वो सिस्टम है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब उन जितना भी डेटा है उनके CPU में या जो भी वर्क कर रहा है वो एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज मीन्स जो जो उनके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सभी को शेयर करने के लिए। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला ये है कि रिसोर्सेज शेयर करे जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ। मतलब मान लो 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। ओके, अब मेरे को प्रिंट निकालना है तो ज़रूरी थोड़ा ना मैं 4 प्रिंटर्स परचेस करूँ, मैं एक ही प्रिंटर परचेस करूँगा और वो एक ही प्रिंटर एज ए रिसोर्स चारों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। ओके, अब देखो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं, जो कि आपको पता है इंटरनेट क्या एक नेटवर्क है और हम कितना सारा डेटा शेयर करते हैं, और हम जो है उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर से जो कि एक दूसरे कंप्यूटर में स्टोर है। मान लो इस कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर है वो हम यहाँ से एक्सेस कर रखे हैं, अगर हमको एक्सेस दिया गया है तो। ओके, हम प्रिंटर्स, स्कैनर, मशीन्स ये सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सिमिलरली एक कंप्यूटर में, और वो दूसरे कंप्यूटर जो हैं वो उन सभी मशीन्स को यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो ये जो है कि फाइल्स को शेयर करना और मशीन्स को शेयर करना वो शेयर रिसोर्सेज में ही आ जाता है। तो कितने तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन, वैन और पैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क हम बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है एक छोटे एरिया में, जैसे कि कोई बिल्डिंग के अंदर कई सारे कंप्यूटर्स
आपस में कनेक्टेड हैं या किसी ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। अब लैन जो है वो दो या दो से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स को भी हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो भी वो एक लैन कहलाता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क कैसे कनेक्ट होता है? केबल्स के थ्रू कनेक्ट होता है, ज़्यादातर जो होता है वो केबल्स के थ्रू होता है। ट्विस्टेड टाइप की केबल होगी या कोएक्सियल टाइप की केबल होगी, ओके। और जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो कम पैसे में बन जाता है ना, और बहुत ज़्यादा महंगा हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ हमको हब्स लगाने पड़ते हैं। हब मतलब एक डिवाइस होता है जिसके अंदर कई सारे पोर्ट्स होते हैं और उन पोर्ट्स के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर्स की केबल कनेक्ट होती हैं और वो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, हब बोलते हैं। और स्विच भी इसी तरीके के डिवाइसेस ही होते हैं, है ना, जो कि अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के काम में आते हैं। ईथरनेट केबल्स मीन्स जो केबल्स होती है, ओके, जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है ना, ये ईथरनेट केबल्स ही तो होती है। तो जो डेटा होता है वो एक्सट्रीमली फास्ट रेट पे ट्रैवल करता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स एक ही आसपास ही हैं, दूर दूर नहीं है, तो बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है ना। और लोकल एरिया नेटवर्क में हाई सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि एक ही जगह पर सारी चीज़ें होती हैं, तो सारा जो है एक्सेस हम ईजिली जो है वो देख सकते हैं उसमें। तो लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि आप देख रहे हो, एक ही जगह पर सारे कंप्यूटर्स होते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क हम बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन का नेटवर्क हो सकता है ना। जैसे कि एक पर्सन ने अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर और अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है, तो वो उस पर्सन का पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, और वो ज़्यादा 10 मीटर की रेंज में होता है, ओके। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है जिसमें किसी भी एक पर्सन के कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे कि ये डायग्राम देखो, उसका फ़ोन, लैपटॉप, है ना, ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, देन इट इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट बात आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि ज़्यादा बड़े ज्योग्राफिक एरिया को कनेक्ट करता है आपस में, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क आपस में मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। जैसे ये तीन लोकल एरिया नेटवर्क है, ये शहर के दूसरे एरिया में, ये शहर के दूसरे एरिया में, ये शहर के दूसरे एरिया में, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, देन इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर में फैला हुआ होता है, ओके। जैसा पहले जो टीवी केबल्स वाले नेटवर्क होते थे, तो वो था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब तो जो है वो टीवी एंटीना वाली आती है। तो अब देखिए कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि मैन को यूज़ करती हैं, है ना। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज़ करती हैं सिटीज़न से कनेक्ट होने के लिए, या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने पर्सनल नेटवर्क्स बनाती हैं। अगर कोई इंडस्ट्री पूरे शहर में फैली हुई है तो वो कैसे अपना डेटा मैनेज करेगी? सिंपली उनके जितने भी कंप्यूटर शहर में फैले हुए हैं तो उन सभी को वो आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो सिंपली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो भी लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं टेलीफोन केबल्स के थ्रू। टेलीफोन लाइंस जो यूज़ होती हैं उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करे जाते हैं वो ये आप देख रहे हो, ठीक है। इन प्रोटोकॉल्स को हम चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, बट दीज प्रोटोकॉल्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन योर सिलेबस, ओके, सो वी विल नॉट डिस्कस दीज। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क से तो हाई होती है, ज़्यादा दूर तक फैला होता है, ये तो आपको पता है ही। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये एक लोकल एरिया, ये एक लोकल एरिया, ये एक लोकल एरिया, ये एक लोकल एरिया, इन चारों को आपस में कनेक्ट कर दिया हमने, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। अब सीखते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये वो नेटवर्क होता है जो कि बड़े जोग्राफिकल एरिया तक फैला हुआ होता है, या बड़ी सिटीज़ या कंट्रीज़ तक फैला हुआ होता है। वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं हम बहुत बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से भी। दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट। दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट, ओके। वाइड एरिया नेटवर्क अलग अलग लाइंस के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, बन सकता है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू, या सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू, है ना। जैसे हम अब हमारे घर में इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं
टेलीफोन लाइन वाला इंटरनेट लगवा कर, है ना, केबल वाला इंटरनेट लगवा कर, या फाइबर ऑप्टिक केबल का इंटरनेट लगवा सकते हैं हम। सबसे फास्ट फाइबर ऑप्टिक का नेट होता है ना। या फिर हम हमारे घर पर सैटेलाइट लिंक वाला, यानी कि जो छतरी होती है ना, इसको हम लगवा लेते हैं, है ना। इसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसको PoE बोलते हैं, इसको पावर ऑन ईथरनेट बोलते हैं, है ना। तो हम इससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इंटरनेट जो है वो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, और ज़्यादा वाइड एरिया नेटवर्क आपको पता है हर जगह यूज़ होता है, बिजनेस में, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, प्राइवेटली, इंडिविजुअली सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। मान लो ये एक सर्वर है, ये एक दूसरा कंपनी का सर्वर है, ये एक दूसरी कंपनी का सर्वर है, ये सभी आपस में कनेक्ट हो गए हैं, तो देन वाइड एरिया नेटवर्क बन गया है। कंपनीज़ के भी वाइड एरिया नेटवर्क हैं। मान लो कोई कंपनी है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में फैले हुई है, तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क्स, इन्हीं के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन का मीन्स होता है वो सारे प्रोसीजर्स एंड तरीके जिनके ज़रिए हम कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को वायरलेस सिग्नल के थ्रू, है ना, और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस के थ्रू। तो वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं वायर्स और केबल्स की हेल्प लिए बिना। वायरलेसली हम जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट टाइप्स की है। डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पर अगर हम देखें कि कितनी दूर तक हमको कम्युनिकेट करना है ना, तो अलग अलग तरीके के डिवाइसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, फ़ोन है, ठीक है, और ये टावर्स हैं, वाईफाई है ना, राउटर है, ये डोंगल हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनकी रेंज अलग अलग होती है। सैटेलाइट आपको पता पूरे एक वर्ल्ड पर, है ना, एक तरीके से सबसे ज़्यादा रेंज जो है वो सैटेलाइट की है। फिर हम बोल सकते हैं टावर्स की होती है ना, वाईफाई की रेंज होती है, और उसके बाद एक राउटर की रेंज होती है 1-2-3 कमरे तक, है ना, और वाईफाई की भी रेंज होती है इतनी कुछ। तो ये सब क्या है, अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनकी अलग अलग रेंज है कि कितनी दूर तक ये सारे डिवाइसेस जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। वाईफाई, तो वाईफाई एक लो कॉस्ट वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वाईफाई के सेटअप में कंसिस्ट होता है वायरलेस राउटर, है ना, जो कि ज़्यादातर आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ होता है, 4-3 इस तरीके के जो हैं वो सिग्नल के लिए कुछ पॉइंट से निकले हुए होते हैं। तो दीज आर वायरलेस राउटर्स, ओके। जैसे ज़्यादातर टैंडा का यूज़ करते हैं, ओके। तो मेरे घर पर जो लगाया हुआ है वो टैंडा का लगाया हुआ है, क्लियर। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हब होता है जिसके थ्रू जो इंटरनेट जो हमारे घर पे आ रहा है वो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, और पूरे जो हमारा घर है वहाँ पे वाईफाई सिग्नल के थ्रू फैल जाता है और हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वाईफाई नेटवर्क के थ्रू कई सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे हमारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है कि हम कितने डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना चाहते हैं वो हम करवा सकते हैं। तो इन नेटवर्क की जो ये होती है एक रेंज होती है कि ये नेटवर्क कितनी पर्टिकुलर रेंज तक जो है वो ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ज़्यादातर हमने जहाँ पर राउटर रखा होता है उसकी 100 मीटर की रेंज होती है या 250 मीटर की रेंज होती है। वो हम जब भी हम राउटर बाय करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि हमको कितने की ज़रूरत है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आज के टाइम में भी बहुत पॉपुलर है अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, है ना। इससे हम अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली एक सिस्टम से, है ना, डेटा को ट्रांसफ़र और शेयर करने के लिए। तो जो मेन फंक्शन है ब्लूटूथ का वो क्या है, डेटा को ट्रांसफ़र करना, कनेक्ट करना दो सिस्टम्स को आपस में। सेलफोन्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, है ना, हैंड्स फ्री ईयरपीसेस, मतलब ईयरपीस मतलब जो ईयरफोन्स होते हैं जिनमें केबल्स नहीं होती, वो ईयरपीस के थ्रू हमारे सेलफोन्स कनेक्ट हो जाते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए, है ना। वायरलेस कीबोर्ड आते हैं, वायरलेस कीबोर्ड मतलब जिनमें वायर्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए। माउस होते हैं, ऐसे माइक होते हैं वायरलेस वाले जो कि ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं
हमारे डिवाइसेस के साथ। तो वो कैसे, ब्लूटूथ सिग्नल के ज़रिए। तो ब्लूटूथ क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ब्लूटूथ के कई सारे फंक्शंस हम बोल सकते हैं, बस जो मोस्ट कॉमन फंक्शन है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो अलग अलग डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग हम बोल सकते हैं डिलीवरी है ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज की। तो देखो आगे आने वाले टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, आज के टाइम में भी होती है। जैसे कि गूगल ड्राइव है, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। गूगल ड्राइव ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देखो क्या होता है कि हम इंटरनेट पर हमारे डेटा को सेव कर सकते हैं, और कभी भी हम इंटरनेट, फ़ोन में नेट होगा हमारे, तो हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब कि हम हमारी एप्लीकेशंस को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेसिंग पावर को, है ना, और इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। और जितना इंटरनेट होता है वो हम पे करते हैं, जितनी स्पीड का इंटरनेट हमने लिया हुआ होता है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि आज के टाइम पे हमारे जो फ़ोन्स हैं उनमें हम डेटा स्टोर रखते हैं, उसी में हम एप्लीकेशन स्टोर रखते हैं, है ना। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसे फ़ोन्स आने वाले हैं 5G के अकॉर्डिंग, है ना। 5G, अभी तो 4G चल रहा है। तो 5G के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारी जो भी एप्लीकेशंस होंगी वो एक कहाँ पर सेव होंगी, वो क्लाउड्स में सेव होंगी अलग अलग कंपनीज़ के, है ना। और हमारा जो फ़ोन होगा वो क्या होगा, एक तरीके से हम लॉगिन करके हमारे सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी क्या होता है 8 GB रैम इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे फ़ोन में, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो मोबाइल होगा उसका सारा डेटा, एप्लीकेशंस भी हमारे एक क्लाउड में सेव होंगी और वहाँ से हम एक्सेस करेंगे। बस फ़र्क पड़ेगा इंटरनेट का कि कितना फास्ट इंटरनेट है हमारा। ठीक है, हम मोबाइल पर कुछ प्ले कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो सारा इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी हम एक्सेस कर पाएंगे उन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। ठीक है, लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि इससे पैसा बचता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर मान लो हमारा कंप्यूटर है और हमारे बहुत सारा डेटा हमको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो डिवाइसेस हैं उनमें हमको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर रखना पड़ता होगा। जैसे मान लो किसी का मैरिज फंक्शंस का काम है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती होंगी, तो वो क्या करता होगा, अपने सारे कितना सारा रिकॉर्ड होता होगा उनका HD में, अल्ट्रा HD में। तो उन्हें तो इतनी सारी हार्ड डिस्क खरीदने की ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन अगर उन्होंने एक अच्छी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ले रखी है तो बहुत ही सस्ते में वो बहुत सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो इससे काम जो है वो सही हो जाता है। अलग अलग हार्ड डिस्क भी उनको बार बार कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डेटा भी सिक्योर रहता है, ऑनलाइन लॉगिन पासवर्ड होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मीन्स होता है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, स्टिल्स मतलब इमेजेस या मूविंग इमेजेस जिनको हम वीडियो बोलते हैं, एनिमेशन, ऑडियो या किसी भी टाइप का मीडिया। ठीक है, जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करा जाए, स्टोर करा जाए, ट्रांसमिट करा जाए, प्रोसेस करा जाए डिजिटली, उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मीन्स क्या है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें हम इन सभी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, एनिमेशन, इन सबको इंटीग्रेट करके जो भी आपको दिखाया जाता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। जैसे कि कोई सॉन्ग है, ओके, मैंने टिक लगाई दिया है, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियोस, ये सब क्या है, मल्टीमीडियाज हैं। तो आपको अगर डिफाइन लिखने के लिए बोलिया जाए तो आप लिख सकते हो टेक्स्ट से लेकर डिजिटली तक। मल्टीमीडिया इज़ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, स्टिल, यहाँ से लेकर डिजिटली तक। तो आपको जो है वो ये चैप्टर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको एक टास्क है कि आपको शेयर करना है टॉपर जी को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ओके। एंड ज़रूर सब्सक्राइब करिए बच्चों, ओके।